जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अजलास तलब किया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी करके बहुत ही बुनियादी तरीन सवालात का जवाब दे दिया है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वो तमाम मौज़ूआत जो कि ज़ेर बहस थे काफ़ी दिनों से, हम भी आपके सामने कोशिश करके चंद मौज़ूआत के ऊपर बात कर रहे थे। सबसे अहम तरीन मौजू 26वीं आईनी तरमीम की समात के हवाले से था कि वो समात होगी या नहीं होगी, कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो है ये करेगी, जैसा कि हमेशा से होता आया पूरी तारीख के अंदर, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बनेंगे वो करेंगे। उस सवाल का जवाब भी आज आ गया। इस सवाल का जवाब भी आ गया कि पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों के फैसले पे क्या होगा। इस बात का जवाब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्होंने वाज़े तरीन मिसकंडक्ट किया, बहुत वाज़े अंदाज में ये फिक्रा लिखा कि माइनॉरिटी की जजमेंट जो है वो सही होगी और मेजॉरिटी की जजमेंट पे अमल दरामद ना किया जाए, क्लियरेस्ट मिसकंडक्ट, उसके हवाले से भी फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया। आज का नोटिफिकेशन जारी करके ये बात वाजे हो गई कि जो फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनके खिलाफ जो पिटीशन पेंडिंग है वो अब सुनी जाएंगी। ये फैसला भी हो गया। इसी नोटिफिकेशन से ये बड़ा वाजे तौर पे पता लगता है, और उसका फैसला क्या आएगा इसके ऊपर हम आज अभी इसी गुफ्तगू में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे मसला ये था कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, जो कि लाना पार्लियामेंट का हक था, लेकिन पार्लियामेंट बजाते खुद मुकम्मल ही ना थी। जो वोट रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए, वो मुकम्मल ना थे। हमने देखा वोटों के बाद लोगों ने सामने आकर ये कहा कि उनसे दबाव से वोट लिया गया। ये अलग बात है कि वो अपने बयान का एक और बयान भी उन्होंने बाद में दिया, लेकिन हमें पता है कि इस मुल्क में ज्यादा दबाव कौन डाल सकता है। जो ज्यादा दबाव डाल सकता है आखिरी इतराफी बयान उसी का होगा। लेकिन एक मरतबा उन्होंने वाज़े अंदाज में अपने साथियों में खड़े होकर बता दिया, यकीनी तौर पे उन बाकी लोगों की भी नुमाइंदगी की जो कि इस सारे प्रोसेस में प्रेशर का शिकार थे, या जिस तरीके से भी वोट पूरे किए गए, आपके सामने ये बात पहले हो चुकी है। इसके अलावा जो अदलिया की आज़ादी का कंसेप्ट था, जो एक बुनियादी असूल है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया गया। जजेस की परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने की बात की गई, एवेल्युएट करने के नाम के ऊपर। जजेस की तैनाती का तमाम अख्तियार चंद लोगों ने अपने पास रख लिया। बाज लोग बदयांती का मुजाहरा करके ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम हुई है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट अगर अपॉइंट करेगी तो पार्लियामेंट से मुराद हुकूमत नहीं होता। पार्लियामेंट से मुराद, बाद लोग इसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करके और बड़ा जज्बाती अंदाज में पेश कर रहे होते हैं, और साहब बयान करने में भी बदयांती करते हैं। पार्लियामेंट से मुराद पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट से मुराद बराबर रिप्रेजेंटेशन। अगर आप कोई ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें अक्सरियत जो है वो हुकूमती साइड की इस तरीके से कायम कर दी जाए कि चाहे सारे जजेस एक तरफ हो जाएं, चाहे सारी अपोजिशन एक तरफ हो जाए, मेजॉरिटी हुकूमत की रहेगी। तो ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी होती है। ये पार्लियामेंट की सोवरेनिटी के लफ्ज का मजाक है। ये जमहूरी रवायात का, जमहूरी असूलों का मजाक है कि आप एक ऐसा सेटअप कायम कर दें जिसमें हुकूमती लोगों की अक्सरियत हो। गैर मतलब क्या फरूक जो बंदा आएगा पाकिस्तान बार कौंसिल से, क्या वो पार्लियामेंट का बंदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। साफ जाहिर है कि वो बंदा जो है पार्लियामेंट से बाहर का होगा, लेकिन उसका रोल होगा। अब जो बंदे इस वक्त हैं, अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, अख्तर साहब, वो साफ जाहिर है कि वो आजम नजीर तारड़ के खास आदमी हैं, उनके खास बंदे हैं। अब इसी तरीके से जो बंदा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होगा, वो साफ जाहिर है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से आ रहा है। इसी तरीके से जो बंदा स्पीकर ने नॉमिनेट करना है, अब वो बेसिकली हम सोच रहे थे कि स्पीकर नॉमिनेट करेगा, किसको करेगा? क्या वो नून लीग का कोई बंदा सामने आएगा या पीपल्स पार्टी का आएगा? तो बाद में पता लगा कि आईएसआई अपनी बंदी को लेके आ गई कोयटा से। तो वो अब वो वाले जो लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये क्या पार्लियामेंट के लोग हैं जिनकी बुनियाद पे मेजॉरिटी हासिल की गई है? ये क्या पार्लियामेंट के लोग हैं? ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं गया। बाद लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने से
अपने आप को अगर कोई बेवकूफ बना रहा हो तो उसको नहीं रोका जा सकता। बुनियादी तौर पे जो भी आज नोटिफिकेशन जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाकर उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ समातें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। साफ ज़ाहिर है जुडिशियल कमीशन के नोटिफिकेशन में तमाम मेंबरान के नाम दिए गए हैं। वो जो मेंबरान हैं वो उनके नाम उस तरतीब से दिए गए हैं, उस हैयत के मुताबिक दिए गए हैं जो 26वीं आईनी तरमीम जो है डिफाइन कर रही है। जिसका मतलब यह हुआ कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जुडिशियल रिव्यू करने पर यकीन नहीं रखते, यानी कि वो उसको समात के लिए वो या जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो मिलकर फुल कोर्ट के सामने इस मामले को रख के इससे पहले कि इसके ऊपर अमल दरामद हो, इसके ऊपर फैसला किया जाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर अमल दरामद करके जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए तो इसी तरमीम के तहत तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं, वो अपनी तखलीक के सही होने या गलत होने का फैसला कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल एक अनहानी सी बात है, बिल्कुल बेवकूफों सी वाली बात है। लेकिन बहरहाल ये फैसला है, ये आज के दिन की खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील का नोटिफिकेशन और उसके अजलास का 5 नवंबर को होने वाले अजलास का नोटिफिकेशन जारी करके ये फैसला दे दिया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशंस हैं ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। तो जब नहीं सुनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुनेंगे। अब हम और सबसे अहम बात कि जो मैं काफी दिनों से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अमीनुद्दीन खान के बारे में जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सुनना है और बड़ा वाज़ेह रेफरेंस है, उसका इजलास 8 नवंबर को है। उससे पहले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने से मुराद ये है कि अमीनुद्दीन जैसा शख्स जो इंतहाई बददियानत शख्स है, जो कि जज के काबिल नहीं है, जिसने बिल्कुल गलत फैसले किए, जिसने आइन और कानून का मजाक बनाया, वो शख्स जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा जिसने नए जजेस की तैनाती करनी है। हद है मजाक की। वैसे अब बात यह है कि जब ये फैसला हो गया तो अब हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे, उनकी तादाद उसमें जजों की कितनी होगी, वो कौन बनाएगा। ये बात अगर आप समझेंगे तो आपको एक और नुक्ता समझ आएगा कि जिस तरह जस्टिस जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बनने के फौरन बाद SIFC के नाम से एक अदारा बना दिया, अपने लोगों को उसमें ला के कि वो इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर जो है ना वो करेंगे और उसको मिलिट्री डायरेक्टली जो है वो देखती है और उसके जरिए वो परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं तमाम इकोनॉमिक और मुआशी इदारों की और उनको हदायत देते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं और उसके ऊपर फिर अमल दरामद होता है। एक सुपरा मतलब है कि बॉडी जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है तश्कील पा दी जो सही मानों में कंट्रोल रखती है। इसी तरीके से आज के इस नोटिफिकेशन के बाद जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये पाकिस्तान की एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल बॉडी बन चुका है। और जस्टिस रिया अफरीदी के इस नोटिफिकेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर दो ही सुप्रीम बॉडीज रह गई हैं, एक SIFC होगा और एक ये GCP होगा, JCP यानी कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किस तरीके से होगा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं ये बातें आप सुन चुके हैं चंद, लेकिन इनका रिपीट किया जाना जरूरी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितने रुकनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो बनने हैं। पहली जो बात है वो कह रहे हैं कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and for such term as may be maintained and determined by the commission जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो बेंचेस बनने हैं कितने बनने हैं ये भी फैसला किसने करना है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हर बेंच के अंदर कितने जजेस होंगे ये फैसला किसने करना है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब वो क्या जो बेंच एक दफा बन गया वो बन गया? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। वो जितनी टर्म के लिए बनना है उसका फैसला भी किसने करना है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और टाइम टू टाइम जब चाहे उसकी हैयत तब्दील कर दें, जब चाहे उस बेंच को खत्म कर दें, जब चाहे उस बेंच को नया बना दें और जिन जजेस पे मुश्तमिल चाहे बनाना चाहे बना दें। अब जुडिशियल आगे चलने से पहले जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कस कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर गिने सबसे पहले
आपके सामने हुकूमत की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज के साथ शेख आफ्ताब आए हैं, अटक से MNA हैं, हार गए थे, 65,000 की लीड से इलेक्शन हारे ताहिर सादिक से, और फॉर्म 47 जारी करके पाक फौज ने उनको MNA डिक्लेयर कर दिया। ये पहले बंदे हैं इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत की तरफ से। मैं आपके सामने हुकूमत के बंदे गिनने लगा हूं। शेख आफ्ताब हो गए जी। इसके बाद पीपल पार्टी के फरूक एच नाइक आए हैं, 2 बंदे हो गए हुकूमत के। वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, 3 बंदे हो गए हुकूमत के। मंसूर अवान माशाल्लाह नौजवान आदमी लगते हैं शक्ल से, लेकिन उन्होंने मतलब शरीफुद्दीन पीरजादा अपनी कब्र में शर्मिंदा होते होंगे जब वो कहानियां सुनते होंगे मंसूर अवान साहब की, जो वो आर्ग्यू करते हैं केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या उनका जो नुक्ता नजर है और उनकी बाज कहानियां अभी मंजर आम पे आनी है। तो माशाल्लाह, तो ये 4 लोग हो गए हुकूमत के, 2 लेजिस्लेटर्स, शेख आफ्ताब, फरूक एच नाइक, आजम नजीर तारड़ वजीर कानून, और मंसूर अवान। रोशन खुर्शीद के नाम से एक रुकन को मुकर्रर किया है स्पीकर ने, हुकूमत की तरफ से आए, वैसे IAC की तरफ से है लेकिन हुकूमत की तरफ से। तो ये हो गए 5 लोग। छठा बंदा जो है वो आप कह लें कि जो अख्तर साहब हैं, जो कि बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब के खास बंदे हैं। तो ये 6 बंदे हुकूमत के पूरे हो गए। एक 12 रुकनी कमीशन है अभी तक, जो पहली मीटिंग है इसमें 12 रुकनी कमीशन है, ये पूरे हो गए। अब आ जाए आप दूसरी तरफ के हुकूमत के अलावा कौन लोग हैं। दूसरी तरफ से मुराद हुकूमत के मुखालिफ नहीं, दूसरी तरफ के लोग, हुकूमत के अलावा वाले लोग। 2 तो अपोजिशन के लोग हो गए, शिबरी फलाद और उमर अयूब खान। अब जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर जस्टिस, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि नाअहल है। बुनियादी तौर पर सिर्फ फैसला ही होना है ना, लेकिन वो उससे पहले इजलास बुला के उनको मेंबरशिप का वो दे दिया गया राइट, और यकीनी तौर पे इससे पता लग रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से क्या फैसला करेगी। सिर्फ आप 9 तारीख को इजलास रख लेते, 10 को रख लेते। मैंने अर्ज किया था कि जो चाहे फैसला करें, लेकिन उस फैसले से पहले ही उनको आगे। तो अब ये 6 जजेस हो गए। पूरी दुनिया जानती है कि वो पॉलिटिकल वर्कर है, उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हुकूमत में बैठे हुए। तो ये वोट भी 7वां वोट जो है ये चला गया हुकूमत को। ये 7 वोट हैं हुकूमत के। बाकी अपोजिशन के लोग या जजेस जो भी माइंड बनाते हैं उसको छोड़े, एक मेजॉरिटी है हुकूमत की। यानी कि हुकूमत जो चाहे, जो भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका जो भी डिसीजन हो वो इंप्लीमेंट होगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दी आपको कि वो जो जितने मर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, वो जितने मर्जी लोगों पे मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए, वो जिन मर्जी लोगों पे मुश्तमिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए वो उन्होंने बना दिया, वो बना लेंगे। अगर उसमें चीफ जस्टिस डिसएग्री करते हैं, सारे जजेस डिसएग्री करते हैं, अपोजिशन के लोग डिसएग्री करते हैं, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आइन के अंदर लिख दिया गया, यहां तक लिखा गया है, आइन के अंदर यहां तक लिखा गया है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से पीछे जाके एक चीज बता दूं कि जो बुनियादी तौर पे जहां पे जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है, वहां पे एक बात तो ये बताई गई है ना कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होगी ईयरली बेसिस के ऊपर, जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी उनको वार्निंग भेजी जाएगी, और जब फिर भी सही नहीं होगी तो फिर रेफरेंस चला जाएगा, और साफ ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेफरेंस जा रहा होगा। तो आप ये देखें कि किस तरीके से कोई भी जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगा। तो वो मतलब है कि उसकी जो फिर फरूक एच नाइक साहब जो है ना, वो फरूक एच नाइक साहब से बड़ा मोहब्बतों वाला तल्लुक है उस दौर से जब वो जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश से पहले भी करते रहे, एक पूरी तारीख है उसकी। तो अब साहब ज़ाहिर है कि सारे मामला थी मौजूदा हुकूमत तारड़ साहब और फरूक एच नाइक साहब के पास आ गए। पहले ये लोग मुखालिफ साइड पे थे, अब एक ही साइड पे हैं, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ जुडिशल कमीशन की, जहां तश्कील की बात है, सुनिएगा। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन may requisition a meeting of the commission by sending a written request to the chairperson who shall convene the meeting of the commission not later than 15 days from the receipt of such requisition। के जो अजलास है कमीशन का, फर्ज करें, ये आपको अभी समझ आएगी कि चीफ जस्टिस का या जजेस का रोल क्या रह गया है और पार्लियामेंट का रोल क्या है, वो मैं उसके ऊपर आता हूं। अब ये जो 1/3 है ना, उस मतलब है कि कमीशन की जो है, मतलब सिर्फ 4 या 5 लोग जो हैं वो अगर लिख के दें, जो कि हुकूमत के पास ऑलरेडी हैं, कि जी आप इजलास बुलाएं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शेल कन्वीन, उन पे लाजिम है कि वो बुलाएंगे, आइन के तहत कर दिया। अब यहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी कि शेल कह दिया ना,
जब चीफ जस्टिस के पास आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि जब 1/3 ने कह दिया तो इजलास बुलाना है, लेकिन मोहतात कितनी है हुकूमत आप उसका अंदाजा करें। आगे लिखते हैं, इफ द चेयरपर्सन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन का हेड है, फेल्स टू कन्वेन अ मीटिंग विद इन द अफोरसेड पीरियड, अगर वो उस अरसे के दौरान मीटिंग नहीं बुलाएगा, द सेक्रेटरी शैल कन्वेन अ मीटिंग विद इन द 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ अफोरसेड पीरियड, तो ऑटोमेटिकली इजलास जो है सब जो कमीशन का सेक्रेटरी होगा जो हुकूमत के कंट्रोल में होगा वो ऑटोमेटिकली उसका इजलास बुला लेगा। अगर वो कोई बंदे आते हैं कोई नहीं आते, कमीशन का इजलास होगा। यही कमीशन जो है ये खुद से बेंचेस बनाया करेगा, यही कमीशन जो है ये खुद से बेंचेस तश्कील दिया करेगा, यही जो कमीशन है ये अपनी मर्जी के जज डाला करेगा, यही जो कमीशन है ये अपनी मर्जी के मुखालिफ वाले जजेस को निकाल दिया करेगा। जो भी बेंच बनना होगा यही कमीशन बनाएगा। मैं आगे आपको बताता हूं, बाद लोग इसको कंफ्यूज करेंगे कि वो 3 रुकनी कमेटी बननी है उसके साथ, तो बुनियादी तौर पे सारा इख्तियार तो इनके पास चला गया बुनियादी बेंचेस बनाने का, अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने का, तो फिर पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये पूरी दुनिया में कहीं किसी निजाम में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई है कि पूरा इख्तियार जो है इस तरह से हुकूमत जुडिशरी के हवाले से अपने पास ले ले। अगले जो पॉइंट्स उन पर चलने से पहले ये अर्ज कर दूं, जो मैंने पहले भी बात की पार्लियामेंट के हवाले से, पार्लियामेंट में जो जुडिशरी के हवाले से जो कंट्रोल की बात, हम सब लोग जो जमहूरी लोग हैं वो पार्लियामेंट की सुवरेनिटी चाहते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं। पहली बात तो ये पार्लियामेंट कंप्लीट तो होने देते ना, पार्लियामेंट तो बन जाती। अगर फर्ज करें इससे आगे भी चलें इस आर्गूमेंट से, तो पार्लियामेंट के अंदर भी जमहूरी रवायात के अंदर भी जजेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से चंद बड़े वाज़ेह कंसेप्ट हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो हुकूमत के सारे मामला की छानबीन करती है। हमेशा जमहूरी रवायत यही होती है कि उस कमेटी का जो सरबराह होगा अपोजिशन से होगा। पार्लियामेंट की अख्तियार होने का मतलब ये नहीं है कि जजेस की अपॉइंटमेंट हुकूमत के हाथ में दे दे, पार्लियामेंट के हाथ में देना है। बराबर उसके अंदर ये वाली चीज नहीं हो सकती कि आप पूरा इख्तियार एग्जेक्टिव को दे दें, वो अपने मुलाजमीन की तरह जिस तरह वो चपड़ासी रखते हैं उस तरह जजेस को रखें। लेकिन यहिया अफरीदी साहब ने ये कबूल किया, ये होना, यहिया अफरीदी साहब ने बगैर उस केस को फिक्स किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने अजलास बुला दिया। अजलास जब आ गया तो आइन अगर फिर वो इस अमेंडमेंट के तहत बुलाया गया, इस अमेंडमेंट के तहत, तो वो सुप्रीम बॉडी है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो सुप्रीम मोस्ट बॉडी है, वो अक्सरियत से फैसले कर सकती है। मैंने यहां तक आपको पढ़ के बता दिया कि अगर किसी वक्त वो अजलास ना बुलाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये खुद से भी इजलास बुला के बैठ के जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मैं आपको अर्ज करता हूं कि इन बेंचेस के हवाले से जो बेंचेस बनने हैं, एक तो इनकी तादाद का तयन भी इन्होंने खुद ही करना है कि कितने बेंचेस बनने हैं, हर बेंच में कितने बंदे होंगे उसका तयन भी इन्होंने खुद ही करना है। कैसे करना है? मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी किसकी है वो मैंने आपको बता दिया। अब वो कहते हैं नो बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शेल एक्सरसाइज फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन, वो मतलब उस ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी और बेंच जा ही नहीं सकता। जो पढ़ने वाली बात है वो ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 3, ये जो केसेस सुने जाएंगे क्लास 3 में केसेस बताए गए हैं किस तरह के केसेस सुने जाएंगे। अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 5 मेंबर, जो बेंच बनना है वो साहब जरा मिनिमम 5 जजेस पे होगा। टू बी नॉमिनेटेड बाय अ कमेटी कंप्राइजिंग मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, तो जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे 3, एक तो सीनियर मोस्ट जज, तो सीनियर मोस्ट जज का ओहदा उन्होंने क्रिएट कर दिया, वो हेड होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, मतलब एक नई एक तरह से आईनी अदालत ही होगी ना, उसका वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर नहीं होगा वो। और सीनियर मोस्ट 2 जज जो हैं वो सिर्फ ये फैसला करेंगे कि कौन सा केस जो है वो किस बेंच ने सुनना है। बेंच उन्होंने बनाने हैं, वो जो 7 वाली मेजोरिटी है उसको लेके। अच्छा, इसी तरीके से ऑल पिटिशन अपील रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट जजमेंट्स रेंडर्ड और ऑर्डर्ड पास टू विच क्लास 3 अप्लाइज पेंडिंग और फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द 26th अमेंडमेंट forthwith stand transferred to the constitutional benches and shall not be heard and decided by the benches constituted under clause 4। तो ये बड़ी वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दिया कि जो भी ऑलरेडी पेंडिंग मामलात हैं वो भी सारे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी चीज का जुडिशियल रिव्यू जो है वो होना था, लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी ने ये नोटिफाई करके ये वादे कर दिया कि अब सारे मामलात जो हैं वो इसी जो हुकूमती अक्सरियत वाली कमेटी है अदलिया के सारे मामलात वो चलाएगी। यानी कि जो केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, 26वीं तरमीम का केस तो जाएगा,
उनके सामने। अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम था कि अब एक ये बेंच बनाएंगे 9 रुकनी, मैंने आपको ये खबर आज से चंद दिन पहले बता दी थी। इसीलिए अब 9 रुकनी बनाने के लिए उनके पास अक्सरियत नहीं थी। उनके पास मतलब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर से जजेस लेते तो प्रॉब्लम होता, तो उन्होंने 8 और जजेस लाने का बंदोबस्त कर दिया। 8 और का इसलिए किया, हालांकि 3-4 भी लाते तो काम हो जाना था। 8 और का इसलिए किया कि एक शिक उसमें डाली हुई है इन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे ना उनमें सूबों की नुमाइंदगी बराबर होगी। अब वो उस खेल के पूरा करने के लिए 8 जजेस, यानी कि आप यूं कह लें कि 8 नई वफाकी वजारतें, वफाकी डिवीजन क्रिएट की जा रही है। पूरा सेक्रेटेरिएट होता है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज का, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने पे तुले हुए हैं सिर्फ अपने मफादात के लिए। ये चंद ताकतवर लोग, जनरल आसम मुनीर और उनके लगाए हुए लोग, कि अब वो ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील होगी उसमें कोई रोल नहीं होगा किसी भी तरह से उन जजेस का जो कि उस प्रोसेस के ऊपर एतराज़ करना चाहें, क्योंकि अक्सरियत को वो तस्लीम कर चुके हैं कि ये इसको हम उसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और आइन के बुनियादी फ्रेमवर्क के मुतसादम होने के हवाले से हम इसके ऊपर नहीं बैठना चाह रहे। अब जब वो जाएंगे, जब कमीशन करेगा तो वो जिन लोगों को लेके आएगा उसमें सबसे पहला उनका टारगेट होगा कि जो जिस बुनियाद के ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती, अब वो वाला जो केस है मखसूस नशिस्तों का पीटीआई का, उसको अंडू करने के लिए 9 ऐसे अपने खास बच्चों वाले जज जो हैं वो लाए जाएं। हो सकता है 9 से भी ज्यादा तादाद का बनाना पड़े उनको, क्योंकि पहला फैसला 8 जजेस का था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको अंडू नहीं किया जा सकता इस आईनी तरमीम के बाद भी। तो अब उसको एक तो वो वाली बात होगी। उसके इसी तरह जो पेंडिंग केस है इलेक्शन के हवाले से, उसमें आपने देखा कि जहां पे भी जो आइन के मुताबिक कानून पहले से मौजूद था, जो भी बनते थे ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, उनको खत्म कर दिया जाता था। जो भी मामला आगे चलता था, जब सबूत आने लगते थे, पता लगता था जितने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है सारे काट काट के वोट लिखे हुए। जब मामला आगे चलने लगता था तो साहब वो कमीशन ही तोड़ दिए जाते थे। जो जज हैं जस्टिस जहांगीर साहब, उनकी वो प्रोफेसर है अपने शोबे के, उनकी डिग्री को मतलब है कि गलत करवा दिलवा दिया। और सब है कि हमने देखा कि मीडिया के अंदर कैसे कैसे घटिया और गलीज लोग के उस डिग्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप अंदाजा करें कितने बदयानत लोग हमारे शोबे के अंदर भी आ गए। लेकिन खैर, तो अब वो देखें कि वो सारा जो मामला है इलेक्शन के हवाले से, वो भी वो इन्हीं लोगों को देंगे, और यही लोग बैठ के कि कौन से जज ने आना है हाई कोर्टों से, उसका फैसला भी ये मेजॉरिटी से करेगा। तो इस तरीके से पूरे मुल्क के तमाम मामला और उनका इख्तियार अदलिया के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया गया। पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक स्याह दिन। तमाम निज़ाम को अपने उसमें शिकंजे में आखिरकार कर लिया गया। सबसे मेन रोल इसमें मौलाना फजलुर रहमान का रहा। इस हवाले से मैं शुरू से रिपोर्टिंग करता रहा, पहले दिन से मेरे पास तस्दीक शुदा मालूमात थी। मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके शवाहिद मौजूद हैं, जो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। खुसूसन जो चीज़ें इसमें गलत तरमीम के अंदर डलवाई गई फौजियों की तरफ से, जो एक बड़े ही हमारे कामरान मुर्तज़ा नाम है, बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, कोई भी सियासतदान हो, लेकिन सब ज़ाहिर है कि वो मीडिया पे आके एक डिफरेंट तासुर देते हैं। उनको पता था, उनको भी पता था, हालांकि डीलिंग वीलिंग सारी मौलाना फजल रहमान से हुई थी, लेकिन कामरान मुर्तज़ा को भी उन शिकों का पता था जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ जो फौज डलवा रही थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ डलवा रही थी, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ शिक्के डलवा रही थी फौज, वो कामरान मुर्तज़ा साहब को भी पता था। वो क्या तफसीलात हैं वो आने वाले चंद वीलॉग में उन चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज के दिन ये चीज़ फैसला हो गया कि बहरहाल जवाब दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये सारे मामला जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन की नाअहली का मामला हो, 26वीं आईनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू का मामला हो, जो पीटीआई का मखसूस नशिस्तों का केस है उसका मामला हो, चाहे जो इलेक्शन का फैसला है उसका फैसला क्या है, वो फैसला उन्होंने बता दिया कि ये फैसला आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।